सभी बच्चों को मेरी प्यार भरी नमस्ते है। मैं विकास शर्मा आप सभी बच्चों का TNI के YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। तो बेटा आज चलिए डिस्कस करते हैं इंग्लिश का सिलेबस जो CTET या CTET में जिसके बेस पे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। आज डिस्कस करेंगे इंग्लिश का सिलेबस, क्या इंग्लिश का सिलेबस होगा और आपको कैसे ना अपने इंग्लिश की तैयारी करनी है। लेकिन उससे पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप प्लीज ध्यान दीजिए कि हमारा CTET यानी कि CTET का ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बैचेस बेटा हमारे स्टार्ट हो चुके हैं 18 मार्च से। 18 मार्च से हमारे दोनों बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। डेमो सेशंस हमने ऑलरेडी यूट्यूब पे हर सब्जेक्ट का बेटा अपलोड किया है। लाइव सेशन वो हुए थे, आप लोगों ने वो देखा होगा। उम्मीद है आपको वो सेशन समझ में आए होंगे। बस मेरी इतनी ही एक छोटी सी रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप CTET की तैयारी कर रहे हैं यानी कि CTET की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो लेवल 1 या लेवल 2 यानी कि पेपर 1 पेपर 2 हो, तो प्लीज आप ज्यादा डिले ना करें, आप बैच में एडमिशन ले लें ताकि आपका CTET अच्छे से क्वालिफाई हो जाए और आप अच्छे से उसे क्लियर कर लें। ठीक है, जितना डिले करेंगे बेटा कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने में थोड़ी सी डिफिकल्टी हो सकती है। तो हम नहीं चाहते बेटा किसी भी प्रकार की आप लोगों को डिफिकल्टी फेस हो, तो इसीलिए हमने अपना बैच स्टार्ट कर दिया है। तो प्लीज आप ज्यादा डिले ना करें और प्लीज बैच को ज्वाइन कर ले जितना जल्दी हो सके उतना। ठीक है, तो बेटा चलिए डिस्कस करते हैं इंग्लिश का सिलेबस। तो इंग्लिश का सिलेबस चाहे वो पेपर 1 पेपर 2 जिसे लेवल 1 लेवल 2 दोनों में सेम टू सेम होता है। अब जो इंग्लिश का जो आपका CTET का पेपर आता है, इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बेटा? 30 क्वेश्चंस। आई होप ये आपको सारी चीजें पहले से पता है। ठीक है, अब जो 30 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसको हम दो भाग में डिवाइड कर देते हैं। पहला पोर्शन क्या होता है बेटा? पहला पोर्शन होता है आपका, जो पहला पोर्शन है वो है आपका अनसीन पैसेज का। पहला पोर्शन आपका जो पार्ट है वो है अनसीन पैसेज का। अब अनसीन पैसेज कितने आते हैं? अगर आपकी लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है, अगर आपने लैंग्वेज 1 इंग्लिश ले रखी है, अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है तो आपका एक तो पैसेज आएगा बेटा और एक आएगा पोएम का स्टैंजा। ठीक है, तो एक आएगा आपका अनसीन पैसेज और एक आएगा पोएम का स्टैंजा अगर आपकी लैंग्वेज 1 इंग्लिश है। और अगर आपकी लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो आपके 2 अनसीन पैसेज आते हैं और इन 2 अनसीन पैसेज से या एक पैसेज या एक जो पोएम का स्टैंजा आएगा इसमें से आपसे पूछे जाएंगे बेटा 15 क्वेश्चंस। कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे बेटा? 15 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि अगर आपकी लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है, लैंग्वेज 1 में अगर आपकी इंग्लिश है तो एक आपका आएगा अनसीन पैसेज, एक आएगा आपका पोएम का स्टैंजा। अगर आपकी लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है तो आपके दोनों अनसीन पैसेजेस आएंगे जिसमें पूछे जाएंगे आपसे 15 क्वेश्चंस। ठीक है, अब वो 15 क्वेश्चंस क्या होंगे? ठीक है, तो वो जो 15 क्वेश्चंस होंगे बेटा वो बेस्ड होंगे आपकी कॉम्प्रिहेंशन की। यानी कि आपको पैसेज पढ़ना पड़ेगा, पैसेज को समझना पड़ेगा, उसके मीनिंग को समझना पड़ेगा, फिर उसके बेस्ड जो आप समझेंगे उसी के बेस्ड पे बेसिकली कुछ क्वेश्चंस होंगे। उस क्वेश्चंस को आपने समझना है और उसके आंसर आपको देने हैं। क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है बेटा, क्वेश्चन इनडायरेक्ट भी पूछा जा सकता है। डायरेक्ट क्वेश्चन भी उसी पैसेज में निकलेगा, लेकिन आजकल थोड़ा सा पैटर्न चेंज भी है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने की बजाय आजकल क्वेश्चन जो आंसर होता है वो उसके अंदर हिडन होता है, आपको उसका सेंस समझकर उसका आंसर करना पड़ता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को हम इन्फ्रेंस क्वेश्चंस कहते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस को हम क्या कहते हैं बेटा? इन्फ्रेंस कहते हैं। यानी कि जिसमें आपको हिडन मीनिंग उसका समझना पड़ता है और उसके बेस पे उस क्वेश्चन का आंसर आपको करना पड़ेगा। और क्या होगा? कुछ ग्रामर से रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं। 1 से 2 क्वेश्चन आपको ग्रामर से रिलेटेड पूछे जा सकते हैं। अब ग्रामर में क्या होगा? ग्रामर में जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक है कि सिंगुलर वर्ब आएगी कि प्लूरल वर्ब आएगी, या नाउन का टॉपिक है, या आपका एडजेक्टिव है, प्रोनाउन है, कुछ इस प्रकार के टॉपिक्स जिसे हम पार्ट्स ऑफ स्पीच के टॉपिक कहते हैं, इससे कोई क्वेश्चन आपका ग्रामर से रिलेटेड पूछा जा सकता है, पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। इसके अलावा
पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आपसे पूछा जा सकता है। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है बेटे, यानी कि एक कोई आपका स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में किसी शब्द को अंडरलाइन कर दिया जाता है और फिर आपसे उसका पार्ट्स ऑफ स्पीच आइडेंटिफाई करने के लिए कहा जाता है। यानी कि आपको चेक करना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि वो नाउन है, वो प्रोनाउन है, वो एडजेक्टिव है, वो एडवर्ब है। इस प्रकार का भी क्वेश्चन पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो इसकी तैयारी भी आपको करनी पड़ती है बेटा। ज्यादातर क्या होता है, बच्चे पूरा का पूरा फोकस पैडागॉजी पे दे देते हैं। पैडागॉजी करना बहुत जरूरी है बेटा, क्योंकि वो 15 क्वेश्चंस होते हैं और वो 15 क्वेश्चंस आपको अच्छे से आने चाहिए अगर आपको सीटेट या सीटीईटी को क्लियर करना है। लेकिन बच्चे कॉम्प्रिहेंशन पे ना, यानी कि जो अनसीन पैसेजेस होते हैं, इस पे थोड़ा सा कम ध्यान देते हैं, या फिर इसके ऊपर ध्यान कब देते हैं बेटा, जब वो पेपर के बिल्कुल पास पहुंच जाते हैं, फिर इसके ऊपर थोड़ा सा अपना लेवल इंक्रीज करते हैं। लेकिन मैं तो आपसे यही कहूंगा, अगर आप सीटीईटी यानी कि सीटेट की तैयारी कर रहे हैं तो आपको साइड बाय साइड थोड़े बहुत ग्रामर्स के क्वेश्चंस को ट्राई करते रहना चाहिए। आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में पता होना चाहिए, ताकि बहुत ज्यादा प्रेशर आपको एंड में ना आए। ये 15 क्वेश्चंस भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं बेटा, तो हमें इसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके अलावा अगर जो स्टैंजा आएगा आपका, स्टैंजे में फिगर ऑफ स्पीच आपसे पूछा जा सकता है कि वो एलिट्रेशन है, इस प्रकार का जो फिगर ऑफ स्पीच होता है। बहुत सारे फिगर ऑफ स्पीचेस होते हैं, सिमिली होता है, पर्सोनिफिकेशन होता है। तो जो स्टैंजा आता है पोयम का या आपका प्रोज होगा, उसमें से फिगर ऑफ स्पीच भी आपसे पूछा जाएगा, यानी कि वहां से आपका लिटरेचर का एक क्वेश्चन भी बन सकता है। ठीक है, इसके अलावा सिनोनिम और एंटोनिम भी आपके ये जो अनसीन पैसेजेस होते हैं, इसी में एक क्वेश्चन आपका एंटो या सिनोनियम का भी बनता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका पार्ट ए, जिसमें आपके कितने क्वेश्चंस आएंगे बेटा, 15 क्वेश्चंस आएंगे। और वो 15 क्वेश्चन होंगे आपके कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड, इन्फ्रेंस, ग्रामर से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन होंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच का क्वेश्चन हो सकता है, फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन तो हमेशा आता है बेटा अगर आपकी लैंग्वेज 1 में इंग्लिश है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आपके लैंग्वेज 2 में इंग्लिश है और आपके अनसीन पैसेज है, तो अनसीन पैसेज में भी कभी कभी आपसे फिगर ऑफ स्पीच का क्वेश्चन बन जाता है, और सिनोनिम और एंटोनिम। तो ये हो गया बेटा पार्ट ए। अब दूसरा पार्ट हमारा क्या है सिलेबस का, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। वो क्या है बेटा आपका, वो है पेडागोजी। पेडागोजी के ऊपर तो हमारा मेन फोकस होता ही है, लेकिन जब हम बैच अपना स्टार्ट करते हैं तो बेटा हम ग्रामर के एक्सपेक्ट को भी इग्नोर नहीं करते हैं। जब बच्चा हमारा पैकेज लेता है तो ये उसका मौलिक अधिकार है कि वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर करे, हर चीज को बेहतरीन तरीके से समझे। और आप चिंता ना करें बेटा, अगर आप हमारा बैच ज्वाइन करते हैं तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से डिटेल में बताई जाएंगी, जो अनसीन पैसेज के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। अब पेडागोजी में क्या टॉपिक्स है बेटा, पेडागोजी के जो टॉपिक्स हैं वो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे तो मिल ही जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्रिप्शन उसके बारे में भी दे देता हूं। यानी कि यहां पर आएगा लैंग्वेज में एक्विजिशन और लर्निंग का। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कि लर्निंग और एक्विजिशन के बेस पे क्वेश्चंस बनेंगे। भाषा को दोनों प्रकार से सीखा जा सकता है, हम उसे लर्न भी कर सकते हैं, उसे एक्वायर भी कर सकते हैं। लैंग्वेज सिखाने के जो सीखने का तरीका है या सिखाने का तरीका है, इसी के बेस पे कुछ क्वेश्चंस आपके लर्निंग और एक्विजिशन के बनते हैं लैंग्वेज में। ये हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग। लैंग्वेज सिखाने के लिए प्रिंसिपल्स क्या हैं। जब लैंग्वेज आप क्लासरूम में जाते हैं, आप किसी बच्चे को लैंग्वेज सिखाते हैं, तो आपके माइंड में कुछ प्रिंसिपल्स बिल्कुल क्लियर कट होने चाहिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल दे दूं, अगर कोई आपसे लैंग्वेज सीखना चाहता है और आप चाहते हैं वो बच्चा आपसे लैंग्वेज सीखे, तो सबसे पहले जरूरत, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है मोटिवेशन की। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, मोटिवेशन की। तो इसी प्रकार का जो मैंने आपको एक प्रिंसिपल बताया, वो क्या हो गया, मोटिवेशन हो गया। तो यानी कि प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे ऊपर ना बेटा पेडागोजिकल क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन। फिर हमारा नंबर 4 रोल ऑफ ग्रामर। ग्रामर का क्या रोल होता है किसी भी भाषा को सीखने और सिखाने में, इसके एक्सपेक्ट को हम बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते। तो रोल ऑफ ग्रामर
इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ। तो आपके 4 हो गए, एक्विजिशन और लर्निंग, प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शन, रोल ऑफ ग्रामर। अच्छा क्वेश्चन बनता है बेटे इसके ऊपर। कई तरीके हैं, कई मेथड हैं लैंग्वेज को सिखाने के इंग्लिश ग्रामर में, तो उसके ऊपर इसके हम डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट है आपका, आप नंबर 4 हो गए आपके। अब 5वां टॉपिक क्या है, ये ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। नंबर 5 है बेटा आपका, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम। देखिए जब आप किसी क्लासरूम में जाते हैं तो वहां डिफरेंट, मतलब आपको जो बच्चों की वैरायटी होती है वो डिफरेंट होता है, उनका कल्चर डिफरेंट होता है, उनका बैकग्राउंड डिफरेंट होता है, उनकी एबिलिटी डिफरेंट होती है चीजों को सीखने की। तो उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं इसके ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं, और बिल्कुल पैडागोजिकल क्वेश्चंस बनते हैं, अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर होगा तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। ठीक है, फिर हमारा है नंबर 6, लैंग्वेज स्किल। बहुत अच्छा है, सबसे इंपॉर्टेंट, इसमें कम से कम आपके 3 क्वेश्चंस हर बार आपको दिखाई देंगे, जिसमें लैंग्वेज में LSRW, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, रीडिंग है, राइटिंग है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये हो गया आपका नंबर 6। नंबर 7, इवैल्यूएटिंग लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन। आपने किसी को लैंग्वेज सिखा दी, अब उसे इवैल्यूएट करना है कि उसने उसको कितना समझा है, उसकी प्रोफिशिएंसी, उसकी चीज़ों को कितना उसने ऑब्जर्व किया है, कितना वो सीख पाया है, कितना उसकी समझ बनी है। इसको इवैल्यूएट किए बगैर आप नहीं जान सकते कि लैंग्वेज का डेवलपमेंट कैसा हुआ है। तो यानी कि इवैल्यूएट करते हैं हम स्पीकिंग, लिसनिंग, रीडिंग एंड राइटिंग। नंबर 8, टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को सिखाने के लिए टेक्स्ट बुक की जरूरत पड़ती है, डिजिटल बोर्ड, स्मार्ट बोर्ड, चार्ट्स, ग्लोब, बहुत सारी मटेरियल्स होते हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इजी बनाते हैं। क्लासरूम में किस प्रकार से इन मटेरियल्स को यूज किया जाना चाहिए, कैसे ये हेल्पफुल होते हैं, इस चैप्टर में हम ये सारी चीजें सीखते हैं जब हम क्लासरूम में बच्चों को पढ़ाने जाते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए समझना बहुत जरूरी है। पैडागोजिकल क्वेश्चंस इसमें से भी बनते हैं। नंबर 8 हो गया। नंबर 9 है बेटा आपका रेमेडियल टीचिंग। रेमेडियल टीचिंग बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, यानी कि हर बच्चे की समझने की क्षमता अलग होती है। हर बच्चा क्लास में उसी एबिलिटी के साथ नहीं सीखता है जितना हर दूसरा बच्चा सीख जाता है। मान लो क्लास में 20 बच्चे हैं, 18 बच्चे अच्छे से सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन 1 से 2 बच्चे ऐसे भी हैं जिनको बिल्कुल समझ में नहीं आता, तो वे भी वो किसी ना किसी लर्निंग डिफिकल्टी से परेशान हैं। अब लर्निंग डिफिकल्टी से परेशान है तो हमें उनको देना होता है रेमेडियल टीचिंग। तो रेमेडियल टीचिंग के कॉन्सेप्ट को हम इग्नोर नहीं कर सकते, लर्निंग डिफिकल्टी को समझना होता है, उस लर्निंग डिफिकल्टी की प्रॉब्लम को समझकर बच्चे को उसका ट्रीटमेंट देना होता है ताकि उस लर्निंग डिफिकल्टी से वो बच्चा निकलकर बाहर आ जाए। इसी चैप्टर में फिर हम लर्निंग डिसेबिलिटीज को भी डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब ये तो जो 9 चैप्टर हैं ये आपको बेसिकली ऑफिशियल वेबसाइट पे आपको मिली जाएंगे, लेकिन इसके अंदर कुछ और कॉन्सेप्ट्स होते हैं जिनको मैं आपको अलग से हाईलाइट करके बता रहा हूं कि ये 9 चैप्टर को आपने अच्छे से समझना है, आपने पढ़ना है, अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करना है। इसके अलावा भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो आपके पेडागोजी में पूछे जाते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो इन्हीं चैप्टर से निकल कर आते हैं। जैसे कि लिंग्विस्टिक्स का टॉपिक, जिसमें हम फोनोलॉजी और हम मॉर्फोलॉजी को डिस्कस करते हैं या सिंटैक्स को डिस्कस करते हैं। आप पिछले क्वेश्चंस पेपर उठा के देखना, बहुत सारे क्वेश्चंस आजकल इस टॉपिक से बने हैं। फोनीम क्या होता है, मॉर्फीम क्या होता है, फोनोलॉजी क्या होता है, मॉर्फोलॉजी क्या होता है, सिंटैक्स क्या है, प्रैग्मेटिक्स क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस अब इस टॉपिक्स में से भी आपसे पूछे गए हैं। तो लिंग्विस्ट हो गया आपका। लिंग्विस्टिक्स मतलब भाषा को जब हम साइंटिफिक अध्ययन करते हैं, लैंग्वेज को जब हम साइंटिफिकली अध्ययन करते हैं तो ये वहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है, भाषा का ही एक
हम कह सकते हैं इसका सब टॉपिक है। लिंग्विस्ट बीएफ स्किनर हो गया, चॉम्स्की हो गया, या आपका वाइगॉस्की हो गया, जीन पियाजे हो गया, इनका क्या कॉन्सेप्ट है, इनकी थ्योरी क्या कहती है डेवलपमेंट को लेके, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपके इंग्लिश पेडागोजी में पूछे जाते हैं। हालांकि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बेटा आपके सीडीपी में भी पूछे जाते हैं और हिंदी की में क्वेश्चंस में भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी हम अच्छे से इंग्लिश के सेशन में क्लियर कराते हैं ताकि बच्चा बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो। इसके अलावा एनसीएफ 2005, सीसीई, एनईपी 2020, इनमें से भी बहुत बार क्वेश्चंस आपसे पूछे गए हैं। तो ये कुछ एडिशनल हो गए, ये 9 चैप्टर तो आपको बेसिकली आपको वेबसाइट पे मिल ही रहे हैं, लेकिन इसके अलावा आपको लिंग्विस्टिक्स की जानकारी अच्छी तरह से पता होनी चाहिए। अगर आप टीएनआई के बैच को ज्वाइन करते तो ये सारे कॉन्सेप्ट्स आपके अच्छे से क्लियर करवाए जाते हैं बेटा, ठीक है। लिंग्विस्ट ये आपको थ्योरीज अच्छे से मालूम चल जाती है, एनसीएफ 2005, सीसीई, एनईपी 2020, ये सारी चीजें भी आपको पता होनी चाहिए अगर आप सीटीईटी यानी कि सीटेट के एग्जाम्स को क्लियर करना चाहते हैं। तो ये बेटा था आपका सिलेबस इंग्लिश का, जिसको हमने 2 भाग में बांटा है। एक भाग है आपका अनसीन पैसेजेस का और एक पार्ट है आपका इंग्लिश पेडागोजी का, ठीक है। तो डिस्कस हुआ बेटा हमारा इंग्लिश पेडागोजी का सिलेबस और अनसीन पैसेज के क्वेश्चंस कैसे बनते हैं। उम्मीद है ये आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। इन केस अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है बेटा। तो बस मेरी आपसे इतनी ही रिक्वेस्ट है बेटा, अगर आप सीटेट को क्वालिफाई करना चाहते हैं, सीटीईटी को अच्छे से डील करना चाहते हैं, तो डिले ना करें बेटा, बैच को ज्वाइन कर ले। जहां भी आपको अच्छे से समझ में आता है वहां आप ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन एक बार अगर आपका सीटेट क्लियर होगा तभी आप DSSB की तैयारी में जुट सकते हैं। यानी कि अगर आप सरकारी टीचर बनना चाहते हैं तो सबसे पहली सीढ़ी अब आपकी सीटीईटी है, इसे आप जल्दी से जल्दी क्लियर करें, ढील नहीं देनी चाहिए बेटा, आपको बिल्कुल भी डिले नहीं करना चाहिए। हमारा सेशन ऑलरेडी 18 मार्च से स्टार्ट हो चुका है, सबके डेमो सेशन हमारे YouTube चैनल पर बेटा अवेलेबल है, आप जाके चेक कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अगर इस सेशन आपको अच्छा लगे तो प्लीज आप इसे लाइक कीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर लीजिए, क्या पता किसी को हेल्प हो जाए इन चीजों से, और कमेंट करके बता सकते हैं। अगर आप कुछ पूछना चाहें तो कर सकते हैं। मुझे विकास शर्मा को अब दीजिए यहां से इजाजत। थैंक यू सो मच बेटा जी, गॉड ब्लेस यू ऑल।